गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और मैं श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की वीडियो से। और इस बीएससी सेकेंड ईयर के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएनए के बारे में, पूरी डिटेल में स्ट्रक्चर, पूरे इसकी कैसे इसका निर्माण हो रहा है, कहाँ कहाँ ये उपस्थित है, सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने मैसेंजर आरएनए और जो ट्रांसफर आरएनए था उसके बारे में देखा था, और आज हम स्टडी करेंगे राइबोसोमल आरएनए के बारे में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं राइबोसोमल आरएनए को। सबसे पहले बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की खोज की। तो ध्यान रखिएगा, राइबोसोमल जो आरएनए है उसकी खोज का श्रेय दो वैज्ञानिकों को दिया जाता है। पहले का नाम है टीसीयर्स और दूसरे का नाम है वॉटसन। तो टीसीयर्स और वॉटसन ने 1958 में, सन 1958 में किसकी खोज की है? राइबोसोमल आरएनए की। ठीक है। किसकी खोज की है? राइबोसोमल आरएनए की। और इनके अनुसार यह आरएनए का ऐसा प्रतिरूप है जो सर्वाधिक क्या है? स्थायी है। मतलब क्या है? स्टेबल है। किनकी तुलना में? ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए, इन दोनों की तुलना में राइबोसोमल आरएनए ज्यादा स्थायी या ज्यादा स्टेबल होता है। किसके अनुसार? टीसीयर्स और वॉटसन के अनुसार। ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए की खोज का श्रेय हम देते हैं टीसीयर्स और वॉटसन को। इन्होंने सन 1958 में राइबोसोमल आरएनए की खोज की है। ठीक है। और इनके अनुसार जो राइबोसोमल आरएनए है वो सर्वाधिक स्थायी प्रकार का क्या है? आरएनए है। ठीक है। सबसे ज्यादा स्थायी प्रकार का आरएनए किसको बताया इन्होंने? राइबोसोमल आरएनए को। ये कहते हैं कि किसी भी सामान्य कोशिका में जितने भी आरएनए पाए जाएंगे उन आरएनए का 80% जो भाग होगा वो किसका बना होगा? आरएनए का, मतलब राइबोसोमल आरएनए का। तो राइबोसोमल आरएनए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, राइबोसोमल मतलब ये किस में पाए जाएंगे? राइबोसोम में। तो इस आरएनए के द्वारा राइबोसोम के 40 से 60% भाग का निर्माण किया जाता है। ठीक है। यह जो राइबोसोमल आरएनए है, आरएनए है, यह आरएनए राइबोसोम के 40 से 60%, 40 से 60, 40 से 60% भाग का क्या करता है? निर्माण करता है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है आरएनए या राइबोसोमल आरएनए का मुख्य कार्य क्या होगा? राइबोसोम का निर्माण करना। ठीक है। ये इसका क्या है? परिचय। तो खोज के बारे में बताया, सर्वाधिक स्थायी बताया, आरएनए में जो सबसे ज्यादा होगा वो भी यही होगा, और राइबोसोम में टोटल राइबोसोम की संरचना का 40 से 60% भाग भी किसके द्वारा बनाया जाएगा? राइबोसोमल आरएनए के द्वारा। ठीक है। अब हम बात करते हैं आरएनए के प्रकार की या फिर टाइप्स की, कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि राइबोसोमल आरएनए किसका निर्माण करते हैं? राइबोसोम का। और हम ये जानते हैं कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और एक होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। दो प्रकार के क्या होते हैं? राइबोसोम। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को 70s राइबोसोम भी कहा जाता है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम को 80s राइबोसोम भी कहा जाता है। ठीक है। ये जो 70s राइबोसोम है या ये जो 80s राइबोसोम है, ये दोनों ही केवल और केवल मात्र दो चीजों से बने होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यह जो राइबोसोम है वो दो ही चीजों से बने होते हैं। या तो ये बने होते हैं आरएनए के, और इस आरएनए के साथ क्या पाया जाता है? प्रोटीन। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन को, इन्हें सम्मिलित रूप से राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। मतलब जो आरएनए सॉरी राइबोसोम जो होंगे वो किससे बने होंगे? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है? आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होंगे या यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होंगे वो दोनों के दोनों आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि ये जो 70S राइबोसोम होते हैं ये दो भागों में या दो इकाइयों से बने होते हैं। छोटी इकाई को कहा जाता है 30S और जो बड़ी इकाई होती है उस बड़ी इकाई को कहते हैं 50S। इसी प्रकार यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है 80S वो भी दो इकाइयों से बने। छोटी इकाई को कहा जाता है 40S और जो बड़ी इकाई होती है उसे कहा जाता है 60S। ठीक है, इस प्रकार की दो इकाइयां होती हैं, ये छोटी इकाई होती है और नीचे की तरफ ये बड़ी इकाई होती है। अगर ये 70S राइबोसोम है तो ये ऊपर वाली इकाई 30 से और नीचे वाली इकाई 50S से बनी हुई होगी, और अगर ये ही 80S होता तो ऊपर वाली जो इकाई थी वो 40S से और नीचे वाली इकाई जो थी वो बनी हुई होती 60S से। तो यहाँ पर जो भी राइबोसोम है ये राइबोसोम दो ही चीजों से बने, या तो ये बने हैं आरएनए से या फिर ये बने हैं प्रोटीन से। इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है 70S वो दो उप इकाइयों से बने। इसी प्रकार 80S राइबोसोम भी कितनी उप इकाइयों से बने? दो उप इकाइयों से बने। यहां तक तुमने बात कर ली राइबोसोम की, लेकिन हम ये कहते हैं कि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने हैं। तो यहां पर अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से आरएनए पाए जाते हैं इन राइबोसोमों में। उसी के आधार पर क्या बताए जाते हैं? प्रकार बताए जाते हैं। वे आरएनए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे उन आरएनए को कहेंगे प्रोकैरियोटिक आरएनए, और वे आरएनए जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे उन्हें कहेंगे यूकैरियोटिक आरएनए। या फिर वे आरएनए जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में उपस्थित होंगे उन्हें कहा जाएगा प्रोकैरियोटिक आरएनए, और वे आरएनए जो यूकैरियोटिक राइबोसोम में उपस्थित होंगे उन्हें कहा जाएगा यूकैरियोटिक आरएनए। तो दो प्रकार के हमारे पास क्या हो सकते हैं? आरएनए हो सकता है। पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक आरएनए की। तो प्रोकैरियोटिक आरएनए में प्रोकैरियोटिक आरएनए की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है 70S वो दो उप इकाइयों से बना है, 30S और 50S। ये जो पहली 30S इकाई है ये 16S rRNA से बनी होती है। कौन से rRNA से बनी होती है? 16S rRNA से ये इकाई क्या होती है? बनी होती है। जबकि अगर हम 50S की बात करें तो यह 23S और 5S rRNA से बनी होती है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? ये और ये तीनों क्या है? rRNA। तो 30S जो इकाई है वो 16S rRNA से बनी है, जबकि 50S जो उप इकाई है वह 23S और 5S rRNA से क्या है? बनी हुई है। इधर हम बात करें अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम में तो जो 40S उप इकाई है यह बनी है 18S rRNA से। किससे बनी हुई है? 18S rRNA से। जबकि अगर हम 60S उप इकाई की बात करें तो यह 28S और 5S rRNA से मिलकर बनी होती। ये भी तीनों क्या है? राइबोसोमल आरएनए या फिर rRNA ही है। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार ये जो राइबोसोम है ये किससे बने हुए हैं? rRNA से बने हुए हैं। और इन राइबोसोमों में इनकी उपस्थिति के आधार पर हम दो प्रकार के rRNA बता सकते हैं। एक rRNA है प्रोकैरियोटिक rRNA और एक है हमारे पास यूकैरियोटिक rRNA। वे rRNA जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में पाए जाएंगे उन्हें प्रोकैरियोटिक rRNA कहेंगे, और वे rRNA जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे उन्हें कहा जाएगा यूकैरियोटिक rRNA। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने इस सेक्शन में खोज के बारे में देखा, किसने? टीसीएस और वॉटसन ने। कब? सन 1958 में। इनके अनुसार क्या है? सर्वाधिक स्थायी आरएनए है। जितने भी आरएनए कोशिका में पाए जाते हैं उनका 80% 80% किससे बना होगा? rRNA से, मतलब राइबोसोमल आरएनए से। ठीक है, और अगर राइबोसोम के संदर्भ में बात की जाए तो राइबोसोम की संरचना का 40 से 60% भाग कौन बनाता है? rRNA। ये इनका था छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। अगर बात करते हैं कि प्रकार की, तो सामान्यतया
जितने भी आरआरएनए होते हैं ये राइबोसोम के निर्माण में सहायक होते हैं, यानी कि राइबोसोम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं वो कोशिकाओं में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और एक होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम। वे राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं, और इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि वे राइबोसोम जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं उनमें यूकैरियोटिक राइबोसोम कहेंगे, और इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर 70S राइबोसोम की बात करेंगे तो दो छोटी उप इकाइयों से बना है, 30 और 50 से, और अगर 80S की बात करेंगे तो 40S और 60S से बना है। यहाँ पर जो 30S उप इकाई होगी ये 16S आरआरएनए से बनी होगी, जबकि अगर हम बात करें 50S इकाई की, उप इकाई की, तो यह क्रमशः 23S और 5S आरआरएनए से बनी हुई होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर 80S राइबोसोम की, तो 80S राइबोसोम 40 और 60S से बना हुआ है। यह जो 40S या 40S उप इकाई होती है ये बनी हुई होती है 18S आरआरएनए से, और जो 60S उप इकाई है यह बनी हुई है 28S और 5S आरआरएनए के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर हमने देखे दो प्रकार के आरआरएनए, एक देखा आपने प्रोकैरियोटिक आरआरएनए और एक आपने देखा यूकैरियोटिक आरआरएनए। ठीक है, दो प्रकार के आपने क्या देख लिए, आरआरएनए देख लिए। पहले को आपने प्रोकैरियोटिक कहा है और दूसरे को आपने क्या कहा है, यूकैरियोटिक। तो हमने यहाँ पर दो चीजें देखी, टीसीएस और वॉटसन ने 1958 में खोज की, स्थायी है, 80% तो बनाएगा कुल आरएनए का और 40% बनाएगा, 40 से 60% राइबोसोम का। ठीक है, तो ये था आरआरएनए के प्रकार एवं उसकी खोज के बारे में। अब हम बात करते हैं आरआरएनए के संश्लेषण के बारे में कि आरआरएनए का संश्लेषण कहां होता है, निर्माण कहां होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जितने भी प्रकार के आरएनए होते हैं उन सभी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो उन सभी का निर्माण अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया से होता है। किससे, अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया से होता है। और अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहां होती है, तो हम जानते हैं कि यह कहां हो रही है, केंद्रक में हो रही है। किसके द्वारा होती है, डीएनए के द्वारा। अतः आरआरएनए का निर्माण भी कहां होगा, केंद्रक में होगा। किस प्रक्रिया के द्वारा, अनुलेखन प्रक्रिया के द्वारा या ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा, और किससे होगा, डीएनए से होगा। यानी कि डीएनए ही किसके निर्माण में सहायता करेगा, आरआरएनए के निर्माण में सहायता करेगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि संश्लेषण कहां हो रहा है, केंद्रक में। किसके द्वारा हो रहा है, डीएनए के द्वारा। किस प्रक्रिया से निर्माण होगा, अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा इसका क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या था, एक प्रकार से संश्लेषण था। अब जो डीएनए आरआरएनए का संश्लेषण करता है उस डीएनए में एक विशेष प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है जिसे केंद्रक संगठन क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहा जाता है। इसी क्षेत्र के द्वारा किसका निर्माण होता है, आरआरएनए का। डीएनए पर पाए जाने वाले केंद्रिक संगठन क्षेत्र, केंद्रिक संगठक क्षेत्र या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर जो रीजन है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, आरआरएनए का। अगर आपको याद हो केंद्रिक संगठन क्षेत्र, तो आपने गुणसूत्र की संरचना के अंदर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन था उसके समीप सैटेलाइट देखा था, ये सैटेलाइट था, और इस सैटेलाइट में जो संकुचित क्षेत्र था इसी को हमने एनओआर कहा था फर्स्ट ईयर के लिए। तो यहां पर ये एनओआर है, तो यहां पर इस एनओआर को किससे संबंधित बता दिया गया है, वैसे संबंधित गुणसूत्र से है लेकिन यहां पर किससे संबंधित बताया गया है, डीएनए से, क्योंकि गुणसूत्र में भी क्या उपस्थित होता है, डीएनए तो उपस्थित होते हैं। तो डीएनए में उपस्थित केंद्रिक संगठक क्षेत्र के द्वारा किसका निर्माण होता है, आरआरएनए के द्वारा। तो डीएनए में उपस्थित केंद्रिक संगठक क्षेत्र अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण करता है, आरआरएनए का, और यह क्रिया कहां संपन्न होती है, केंद्रक में। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका में आरआरएनए का निर्माण किया जाए
किसमें किया जाए? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर आरआरएनए का निर्माण किया जाए तो हमें लगभग 10 से लेकर के 200 सिस्टोन इकाइयों की आवश्यकता होगी। पहले बताया था सिस्टोन क्या होती है, जो संरचनात्मक इकाई होती है आनुवंशिक पदार्थ की, उसे क्या कहते हैं? सिस्टोन। मतलब आपको अगर आरआरएनए का निर्माण करना है तो कितने सिस्टोन की आवश्यकता होगी? आपको 10 से लेकर के 200 सिस्टोन की आवश्यकता। किसके संदर्भ में? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, कि यूकैरियोटिक कोशिका में अगर आरआरएनए का निर्माण करना है तो कितने सिस्टोन इकाइयों की आवश्यकता होगी? तो वहां पर आवश्यकता होगी लगभग 200 से लेकर 2000 तक सिस्टोन इकाइयों की। कितनी? 200 से लेकर 2000 तक किनकी? सिस्टोन इकाइयों की। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संश्लेषण आरआरएनए का। आपका संश्लेषण भी समाप्त। संश्लेषण में क्या किया? डीएनए के द्वारा संश्लेषण हो रहा है। डीएनए के किस क्षेत्र के द्वारा? केंद्रक संघटक क्षेत्र के द्वारा। तो डीएनए अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण करेगा? आरआरएनए का। कहां करेगा? वही केंद्रक में करेगा। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक आरआरएनए का निर्माण करना है तो हमें 10 से 200 सिस्टोन इकाइयों की आवश्यकता होगी, और अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरआरएनए का निर्माण करना है तो आपको 200 से लेकर के 2000 तक सिस्टोन इकाइयों की क्या होगी? आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका के लिए 200 से 2000, प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए 100 से 200। जिस क्षेत्र के द्वारा आरआरएनए का निर्माण हो रहा है उसे केंद्रक संघटक क्षेत्र या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन या फिर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनओआर, यही किसका निर्माण करवाता है? आरआरएनए का। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। कहां? केंद्रक में। किस प्रक्रिया से? अनुलेखन प्रक्रिया से। किसका निर्माण? आरआरएनए का निर्माण। अनुलेखन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ये था आरआरएनए का संश्लेषण। अब हम बात करते हैं आरआरएनए के इंपॉर्टेंस की, कि इस आरआरएनए का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये जो आरआरएनए है वो किसके निर्माण में सहायता कर रहा है? राइबोसोम के निर्माण में सहायता कर रहा है। इस राइबोसोम के बीच में आकर कौन जुड़ेगा? मैसेंजर आरएनए, जिसके बाद कौन सी संरचना बनेगी? पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम संरचना बनेगी। और यह पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम जो संरचना होती है वो किसके संश्लेषण में सहायता करती है? प्रोटीन के संश्लेषण में या प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करती है। तो इस प्रकार आरएनए की पहले इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? कि यह प्रोटीन संश्लेषण में क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। मुख्य प्रोटीन संश्लेषण का कार्य मैसेंजर आरएनए का है, लेकिन चूंकि यहां हम राइबोसोम भी भाग ले रहे हैं और ये राइबोसोम किससे बने हुए हैं? आरआरएनए से। इस कारण यहां पर आरआरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में क्या दी जाएगी? सहायता की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ जीवों में जो आरएनए है या आरआरएनए जो है वो किस रूप में कार्य करता है? आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। किस रूप में कार्य करेगा? आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। जैसे कि जो वायरस होते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए। जितने भी आरएनए होते हैं वो ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि एक ऐसा वायरस होता है जिसमें आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। उसका नाम क्या था? रियो वायरस, या फिर एक और वायरस था वुंड ट्यूमर वायरस। इन दोनों वायरस में आरएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी क्या करता है? कार्य करता है। फॉर एग्जांपल टीएमवी, सबने सुना इसका नाम, तंबाकू मोजेक वायरस। इस वायरस में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए। ठीक है, तो ये था आरएनए का महत्व। मतलब आरएनए किस काम आता है? पहला, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करने में काम आता है, और दूसरा आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी काम आता है। तो आपके आरएनए भी समाप्त। तो आनुवंशिक पदार्थ वाला जो चैप्टर था उसमें आपके डीएनए भी कंप्लीट हो चुके हैं और आपके आरएनए भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कुछ प्रोसेस को देखेंगे, जैसे डीएनए के रेप्लिकेशन प्रोसेस को देखेंगे। इसके अलावा मैसेंजर निर्माण से संबंधित अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे, और प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित अनुवादन या फिर मैंने शायद गलत बोल दिया, हम देखेंगे टीएनए से संबंधित रेप्लिकेशन को, मैसेंजर आरएनए के निर्माण से संबंधित अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन को, और प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन को। ठीक है, इन प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। यहां तक सिर्फ
आर आर एन ए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।